जाति दरबारों में मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ। अंधियारे चौबारों में मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट से सीना तनकर अड़ने की। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। उसका तो मर जाना ही बेहतर है जो खुददार नहीं। देश चले किसान चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। पर जब संसद गूंगा शासन बहरा होने लगता है और हमारी आजादी पर पहरा होने लगता है तो अंतरा ही जाता है। शब्दों की परिभाषा में हमको बोलना पड़ता है अंगारों की भाषा में। सर्वप्रथम तिलक अर्पण करता हूं उस माटी का जिस माटी का सीना चीरकर हमारा भारतीय किसान पूरे देश का पेट भरता है। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस महान कर्मयोगी दीनबंधु सर छोटूराम को जिन्होंने दलित, मजदूर, शोषित, किसान, कमेरा हर वर्ग को एक जीने का सुरक्षित जीवन जीने का रास्ता दिखाया। मेरे किसान सम्मान और स्वाभिमान की पगड़ी पहने मेरे सामने बैठे बुजुर्गों को मेरा चरण वंदन, मेरे युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। सम्मानित मंच, आज पूरे देश में रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। जब सर छोटूराम का नाम आता है तो सबसे पहले आमजन के ख्याल में आता है दो लाइनें, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हां, खुद पर यकीन करने वाले, मेहनत पर भरोसा करने वाले, कमेरे वर्ग को जगाने वाले, जिन्होंने लोगों को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बजाय कर्म करने की शिक्षा दी, वो कहीं किसान मसीहा तो कहीं दीनहीन के बंधु कहलाएं। मैं आज बात कर रहा हूं उसी राम रिछपाल की जिन्हें आज सारी दुनिया दीनबंधु सर छोटूराम के नाम से जानती है। दीनबंधु सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के घड़ी सांपला गांव में एक गरीब किसान सुखीराम के घर जन्म हुआ। गरीबी में शिक्षा ग्रहण करते हुए 8वीं तक की परीक्षा पास की तो किसी ने पटवारी तो किसी ने पुलिस अधिकारी बनने की सलाह दी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी से पटवारी बनाना चाहते थे, वह आगे चल के पंजाब का मंत्री बना और हजारों पटवारियों को उनकी कलम के आगे झुककर उनका लोहा मानना पड़ा। बाद में वकालत की शिक्षा पास की, लगा कि अन्याय और जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए वकालत काफी नहीं है तो राजनीति की ओर रुख किया। फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और 1920 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सन 1923 में सर फजले हुसैन, सर हयात खां के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी, जिसको आप सभी लोग जमींदार लीग के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। किसानों की व्यवस्था ने उन्हें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित किया और बड़ी खुशी का दिन 22 सितंबर 1924 को पाकिस्तान में जो उस टाइम पंजाब, जो आज पंजाब है, पूरा पाकिस्तान, पंजाब वाला पाकिस्तान, हरियाणा और राजस्थान का कुछ क्षेत्र जो उस टाइम संयुक्त पंजाब होता था, कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली और किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाया, जमीनों को कुर्की होने से बचाया। किसी भी देश में ऐसी शख्सियत कभी कभार जन्म लेती है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, हर पर्वत पर मणिमाणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे में मुक्तामणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में दीनबंधु सर छोटूराम जैसे महान कर्मयोगी नेता पैदा नहीं होते। मैं गर्व महसूस करता हूं कि इस भारत की धरती ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने किसानों, कमेरों, गरीबों, मजदूरों, दलित, शोषित, वंचित
हर जमात जो जुल्म से, शोषण से पीड़ित थी, उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उसको अपना हथियार बनाया। कहते हैं लोहे को लोहा काट सकता है, उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को कानून बनाकर ही तोड़ा। उन्होंने किसानों को जहां मालिकाना हक दिलवाया, वहीं फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर अंग्रेजी सरकार से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा जिस खेत से हर टहका को मयस्सर रोटी ना हो, उस खेत से हर कोसाए गंदूम चला दो। दूसरे विश्व युद्ध 1942 के समय अंग्रेजी सरकार किसानों के गेहूं को 6 रुपए प्रति मन के हिसाब से खरीदना चाहती थी। वहीं दीनबंधु सर छोटूराम किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपए प्रति मन को लेकर अड़े थे। दीनबंधु सर छोटूराम ने कहा कि हम पंजाब में अपनी पकी खड़ी फसल को आग लगा देंगे, लेकिन कम मूल्य में अपनी फसल को बेचेंगे नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री सर हयात खान ने उस समय के वायसराय लॉर्ड बेबल को समझाया और उनको हार माननी पड़ी, लेकिन तब दीनबंधु सर छोटूराम ने 10 की बजाय 11 रुपए प्रति मन गेहूं बेचने का वादा किया। और उस टाइम उन्होंने महसूस किया कि मंडी में सामान खरीदने से लेकर फसल बेचने तक गरीब और मजदूर और किसानों को ठगा जाता है, छला जाता है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कानी डांडी और काने बाट बक्से नहीं जाएंगे। उन्होंने बैंकिंग जांच पड़ताल कमेटी गठित की, जिस कमेटी ने बताया कि जो किसान जिस तराजू में फसल बेचते हैं वो 75% तराजू गलत मिले। उस समय उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हर दुकानदार के पास 2 तराजू हैं, सामान खरीदने का अलग तराजू, सामान बेचने का अलग तराजू। साथियों, समय का अभाव है, बहुत लंबा प्रकाश डालने की इच्छा से आप लोगों के बीच में आया था। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जो हरियाली जो छाई हुई है, वो दीनबंधु सर छोटूराम के जीवन की उनकी अंतिम सौगात हम किसानों को मिली है। 8 जनवरी 1945 की सारी रात भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के फाइलों पर साइन करते हुए सुबह 9 जनवरी 1945 को दीनबंधु सर छोटूराम किसानों को यह अंतिम सौगात देकर इस धरती से उनका देहावसान हुआ और वो महाकाल की गोद में समा गए। आज सवाल उठता है, क्यों जैसे दीनबंधु सर छोटूराम जैसे सच्चे किसानों के रहबर को कहां से लाएं? कहां से लाएं उस क्रांतिकारी माहौल को? कहां से लाएं उस साफ सुथरी राजनीति को? साथियों, हमें उनके विचारों को आगे फैलाकर ही दोबारा दीनबंधु सर छोटूराम जी को जिंदा कर सकते हैं। अंत में इतना कहना चाहूंगा, जब सोने तक पर जंग चढ़ा, लोहे से आस लगाना क्या? जब माली ही मक्कार, कांटों से बाग बचाना क्या? जब मौसम ही मक्कार, बादल से आस लगाना क्या? जब हर कोई गद्दार, फिर गद्दारों को आजमाना क्या? वक्त कहता है युद्ध का बिगुल बजाना ही होगा। इस संपूर्ण राष्ट्र में फिर से दीनबंधु सर छोटूराम जी की विचारधारा को फैलाना ही होगा, उनकी विचारधारा को फैलाना ही होगा। आज इस जयंती पे मन में एक संकल्पना लेकर जाएं कि दीनबंधु सर छोटूराम तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी से इजाजत लेता हूं। जय छोटूराम, जय जननी, जय भारत।